नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कच्चे तेल के लगातार जो रेट गिरते चले जा रहे हैं उसके कारण क्या है, उन सभी पहलुओं को आज हम अच्छे से आपको चर्चा करेंगे और एक एक बातों को उसके संदर्भ में भारत को क्या लाभ होगा उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम किन किन बातों को चर्चा करेंगे आपको सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें हम चर्चा करेंगे सबसे पहले तेलों के निर्माण के बारे में कि तेल का निर्माण कैसे होता है। भौगोलिक कारणों को हम इसमें जिक्र करेंगे कि आखिर भौगोलिक कारणों को भूगोल की दृष्टि से हम इसको समझेंगे कि आखिर तेल का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद हम इसके उपयोग की बात करेंगे कि आखिर जो कच्चा मतलब पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है और किन किन रूपों में किया जाता है उसकी बात हम करेंगे। फिर उसके बाद हम वैश्विक उत्पादन की बात करेंगे कि आखिर किन किन कौन कौन सी ऐसी बेल्ट हैं जिनमें तेल का उत्पादन किया जा रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे संगठन के रूप में उत्पादन की भूमिका, जो उसको कंट्रोल करने वाले क्षेत्र जैसे ओपेक वगैरह की हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। जो इन एक संगठन है पेट्रोलियम उत्पादन कंट्रियों का, तो उसमें हम बात करेंगे देशों के रूप में। तो उसके बाद हम देखेंगे कि वर्तमान रूप में जो तेल की गिरावट है वो लगातार क्यों हो रही, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम आएंगे वर्तमान स्थिति के बारे में कि आखिर कैसे रेट लगातार तेल के रेट गिरते चले जा रहे हैं, उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में आएंगे और जिक्र करेंगे रसिया के उत्पादन जो उसने बढ़ाया है इस दौर में भी जब डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा कम है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, रसिया वर्सेस यूएसए के बारे में हम आपको पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। उसके बाद में भारत के संदर्भ में भी आपको पूरी स्थिति बताएंगे कि आखिर पेट्रोलियम के जो इस तरीके से रेट गिरे उसका भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, भारत उसका कैसे फायदा उठा सकता है और किन परिस्थितियों में उठाएगा, ग्राहकों के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इन सब बातों को हम आपको चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भौगोलिक टर्म से शुरुआत करेंगे, देखेंगे कि आखिर पेट्रोलियम कहाँ से बनते हैं। सबसे पहले जब मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हम भूगर्भिक इतिहास के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें मैंने बताया था कि आप देखेंगे पेलियोजोइक एरा को जब हम डिवाइड करते हैं पीरियड में तो उसमें नाम आता है, आप देखेंगे कार्बोनिफेरस युग का। इस कार्बोनिफेरस युग में हुआ यह था कि जो पृथ्वी थी, मतलब जो उसका जो संपूर्ण जो भूखंड था वो दो भागों में क्या हो गया था, टूट गया था। पेंजिया जो था दो भागों में टूट गया और ये जो काल था लंबे लंबे बड़े बड़े वृक्षों का काल था। टूटने के बाद में उस भूखंड में जो जितने बड़े बड़े पेड़ थे उसमें सब समाहित हो गए। उसमें समाहित होने के बाद में नदियों के द्वारा, बारिश के द्वारा, वर्षा के पानी के द्वारा उनको क्या कर दिया गया, उन नीचे वो दबते चले गए और दबने के बाद में उनका ऑक्सीकरण रुक जाता है और सड़ने गलने की प्रक्रिया रुक जाती है। लेकिन समय की उपस्थिति के साथ साथ उनका धीरे धीरे आसवन वगैरह होता रहता है। उस दौर में क्या होते हैं, वो धीरे धीरे वो पेट्रोलियम में पदार्थों में बदल जाते हैं। अब सीधी बात है कि अगर जो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा गहराई में जो सबसे पहले दबा वो गैस के ऊपर पेट्रोल के ऊपर क्या हुआ आपको देखने को मिलेगा कोयला। तो तीनों ही एक ही परतदार चट्टानों से हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे पेट्रोलियम की मैं बात करूं तो पेट्रोलियम जो शब्द है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिल करके बना, आपको पूरी डिटेल हम देंगे। जिसमें एक है पेट्रा का निर्माण आप देखेंगे तो चट्टान, पेट्रा का मतलब चट्टान और ओलियम का अर्थ तेल, अर्थात ऐसा तेल जो चट्टानों से मिलता हो उसको पेट्रोलियम कहते हैं। तो ये तो हो गई बात। अब हम बात करेंगे जिसका दूसरा टॉपिक जो मैंने बताया हुआ है कि आखिर इसका उपयोग क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। तो निर्माण हमने देखा कि कैसे होता है, निर्माण के बाद की प्रक्रिया के बाद हम आएंगे कि आखिर इसका उपयोग क्या क्या है उसके बारे में बताएंगे। इसके उपयोग में पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैसोलीन हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, जो ग्रीस वगैरह हो गया, रासायनिक ग्रीस वगैरह में किया जाता है, जैसे जो चिकनाई के लिए उनमें किया जाता है, रासायनिक उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है और जो कॉस्मेटिक उत्पादन जो होता है उसमें भी अगर आप देखेंगे श्रृंगार के जो भी आइटम वगैरह होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गई बात इसके जो उपयोग की इन क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी अगर जब देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो खपत के रूप में हम देखें तो मुख्य रूप से पेट्रोल और डीजल के रूप में इसकी सबसे ज़्यादा खपत जो होती है वो 19वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। कह सकते हैं वो क्रांति के रूप में था, जब जो लोगों को मतलब या कहें देशों को क्या मिला था, पेट्रोलियम एक खजाने के रूप में मिला था। उसकी उपयोगिता लोगों को समझ में आई, धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ा और वर्तमान समय में कई देशों की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरीके से पेट्रोल के ऊपर डिपेंड थी। जिनके हाथ में मिल गया उनके हाथ में खजाना लग गया, जिनको नहीं मिला वो भी अपनी अर्थव्यवस्था को उस दौर में चला रहे हैं पेट्रोलियम के जरिए। उनकी भी कह सकते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था जो उनकी जो पहिया है वो धीरे धीरे घूम रहा है। तो ये तो हो गई बातें। अब हम बात करेंगे भंडारण की, आखिर कहाँ कहाँ भंडारण हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं गल्फ कंट्रीज के आसपास सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, उन क्षेत्रों में हमें जो आसपास की जितने भी कंट्री उन सब में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे यूएसए में भी मिलता है। उसके बाद आप देखें तो रसिया में भी है और उत्तरी सागर के आसपास का क्षेत्र, उत्तरी सागर में भी हमें देखने को मिलता है। उसके आसपास की कंट्री उसका पूरा फायदा उठाती हैं, जिनमें इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, चाहे वो नॉर्वे हो, स्वीडन वगैरह, ये सब क्या करते हैं उसका भरपूर फायदा उठाते हैं।
दक्षिण अमेरिका भी इसमें कुछ पीछे नहीं है। भंडारण की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला सबसे प्रथम पायदान पर है, क्योंकि वर्तमान में उसके ऊपर कई सारे उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं यूएसए के द्वारा। प्रतिबंधों की वजह से वो उसका फायदा नहीं उठा पा रहा है, और उसके ऊपर क्या है, उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डैमेज है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से पेट्रोल पर डिपेंड थी, और जो पेट्रोल को जब वो एक्सपोर्ट कर नहीं पाएगा तो उसका क्या होगा, अर्थव्यवस्था उसकी डैमेज चल रही है। वर्तमान स्थिति भी कुछ ऐसी है। ईरान में भी आप देखें तो उसके ऊपर कई सारे प्रतिबंध ईरान के ऊपर लगाए गए हैं अमेरिका के द्वारा। तो ये तो हो गई बातें। अगर जो आप देखेंगे तो ये सब देश जो मैंने बताया है, इनमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, जो अमेरिका है, रसिया है, इनके पास तो संसाधनों की कई, वो अपनी ड्रिलिंग वगैरह भी कर सकते हैं, तेल वगैरह निकाल सकते हैं। लेकिन जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, चूँकि इनकी अर्थव्यवस्था वर्तमान में आप देखेंगे रईसी में किसी की कोई कमी नहीं है, सब मस्त लाइफ जीते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो, क्योंकि इनके पास किसी तरीके से संसाधन नहीं है, संसाधन ना होने की वजह से क्या है कि वो क्या करते हैं कि यूरोपियन कंपनियों को, अमेरिका की कंपनियां, यूरोप की कंपनियां क्या करती हैं, वहाँ पर ड्रिलिंग वगैरह करती हैं, तेल वगैरह निकालती हैं। तेल निकालने के बाद में उसका मार्जिन जो है वो कुछ मार्जिन अपने पास रख लेते हैं, उनका जो फ़ायदा ड्रिलिंग करने का, और बाकी का फ़ायदा जो है वो उन्हीं कंट्रीज़ को मिल जाता है, गल्फ़ कंट्रीज़ को। तो इसमें दोनों देशों का फ़ायदा होता है, और कई गल्फ़ कंट्रीज़ की अर्थव्यवस्था इसी तरीके से चलती रहती है। तो ये तो हो गई बातें जो मैंने बताया कि उपयोग की। अब आते हैं वैश्विक उत्पादन, जो मैंने बताया कि आखिर वैश्विक उत्पादन में बता दूं सबसे पहले नंबर पर जो है वो है यूएसए, और जो भंडारण में जो मैंने बताया कि वेनेजुएला पहले स्थान पर है। यूएसए पहले स्थान पर नहीं था, अभी हम चर्चा करेंगे यूएसए कैसे पहले स्थान पर आ गया। अब हम बात करेंगे कि वर्तमान में जैसे आप जान रहे हैं कि सब कुछ डिपेंड करता है सप्लाई पे और डिमांड पे। अगर जो सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो रेट घटते हैं। आप जान ही रहे हैं कि जैसे अब किसी चीज़ की भंडार लगा हुआ है और लेने वाले कम लोग हैं, तो सस्ते सस्ते दामों में लोग क्या करेंगे, बेच देंगे उसको। लेकिन जब किसी चीज़ की जो सप्लाई जो है वो कम हो जाए, डिमांड ज़्यादा हो जाए, जैसे आप मान लीजिए बारिश हो जाए और टमाटर के रेट काफ़ी तेज़ी से ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि बारिश के टाइम पे जो टमाटर है उसकी पैदावार कम हो गई, लेने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो क्या हुआ, रेट बढ़ जाता है, और जो जिसके पास पैसा है वही ले पाता है। तो इसलिए डिमांड और सप्लाई, नॉर्मल रूल है इकोनॉमिक्स का, आप लोग पढ़ते हैं, उसको आप जान ही रहे हैं। लेकिन यही कुछ सिचुएशन बनती है वर्तमान स्थिति में। लॉकडाउन की स्थिति में किसी तरीके के कोई उद्योग धंधे, पेट्रोल का, डीजल की खपत पूरी तरीके से बंद है, इंडस्ट्रीज कोई चल नहीं रही है, हवाई जहाज उड़ना बंद है, गाड़ी में पेट्रोल ला के आप कहीं जा नहीं पा रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि वर्तमान में आप देखेंगे तो डिमांड जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लेकिन प्रोडक्शन चल रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। इस वजह से क्या हो, रेट काफ़ी ज़्यादा गिर गए। आप देखेंगे तो कुछ टाइम पहले, अभी तो थोड़ा सस्टेन है, मतलब थोड़ा सा टिके हुए हैं, अभी मैं बताऊँगा कि ऐसा क्यों है। लेकिन अभी आज से करीब 1 से 2 हफ्ते पहले आप देखेंगे तो $17 प्रति बैरल के आसपास जो है वो मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें हो गई थी। तो 100 मतलब आज आप देखेंगे $17 प्रति बैरल, एक बैरल में 159 लीटर, $1 बराबर 75 रुपये। काउंट आप कर लीजिएगा कि 1 लीटर बराबर कितना हुआ। तो ये तो हो गई बातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। लेकिन जब अभी इस दौर में क्या होगा कि इन देशों की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, इसको लेकर के पहले से कुछ कार्य किए जा चुके हैं। अब वो कार्य पहले से क्या थे, जैसे आप देखेंगे कि कोई देश, अब वर्तमान में क्या होगा, जो देश सस्ता देगा, अगर जो मान लीजिए 10 लोग हैं, आप किसी दुकान पे जाते हैं, या मान लीजिए आपकी सब्जी मार्केट में गए, तो आप 10 दुकानें देखते हैं कि टमाटर कोई 25 में दे रहा है, कोई 20 में दे रहा है, कोई 15 में दे रहा है, तो आप किससे टमाटर लेना पड़ेंगे, 15 में लेना पसंद करेंगे, तो क्योंकि वो आपको सस्ता दे रहा है। बस यहीं पर क्या होता है कि अब बार्गेनिंग की बातें आती हैं, किसको कौन सस्ता दे पाएगा, ये एक दौर चलता है। ये बात है 1950 के दशक के आसपास की बात है, उसमें ये दौर चल रहा था काफ़ी ज़्यादा समय से। तो एक जो भी अब टमाटर उत्पादन करने वाले जितने भी लोग हैं वो क्या करेंगे, आपस में समझौता करेंगे। मतलब तेल उत्पादन करने वाले जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सब आपस में समझौता करते हैं, और उस समझौते के तहत क्या किया जाता है कि ओपेक की स्थापना की जाती है। 1960 में ओपेक की स्थापना की जाती है, और बताया जाता है कि हम एक आपस में सब लोग बैठ करके एक नियम बनाएं कि हम लोग इतना इतना प्रोडक्शन करेंगे, ताकि डिमांड क्या हो, कम रहे, और मतलब उत्पादन जो है वो कम रहे। उत्पादन कम रहेगा तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ेगी, तो रेट क्या है, बढ़ेंगे, और सबको मार्जिन मिलेगा। अगर जो कोई पता चला कि यूएसए ज़्यादा, मतलब मान लीजिए सऊदी अरब ज़्यादा प्रोडक्शन करे दे रहा है और वो रूस कम करे दे रहा है, ईरान कम करे दे रहा है, तो सऊदी अरब से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, वो सस्ता बेच रहा है, तो क्या करेंगे लोग, सऊदी अरब के पास जाएंगे, ईरान और
ईरान वगैरह की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये था कि आपस में समझौता किया गया कि हम लोग क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोडक्शन को मैनेज करेंगे। उस प्रोडक्शन को मैनेज करने के दौर में यही होगा कि सबको बराबर बराबर फायदा मिल चलेगा। इसको लेकर के ओपेक समझौता हुआ। ओपेक समझौता 1960 में हुआ। वर्तमान में इसमें 13 देश हैं। इसके जो ओपेक का जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो इसका फुल फॉर्म यही है। इसमें आप देखेंगे तो दुनिया की मतलब जितने भी ऑयल प्रोडक्शन वाले बड़े बड़े जो देश थे वो सब इसमें ही आ गए मैक्सिमम रूप से, आप देखेंगे रसिया वगैरह को छोड़ करके। लेकिन 2000 अब उसके बाद की जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया वर्तमान के संदर्भ में अगर जो हम बात करें तो हुआ यही है कि तेल के रेट जो है काफ़ी ज़्यादा घट गए हैं। तेल के रेट घटने के पीछे अब हम बात करेंगे अमेरिका की। आखिर अमेरिका ने इसको कैसे, तेल के रूप को कैसे मैनेज किया है, लगातार तेल के घटते दामों के बारे में। दरअसल हुआ ये था कि सबसे पहले वो ऑयल का प्रोडक्शन, मतलब अगर देखेंगे तो कच्चे तेल के प्रोडक्शन में आप देखेंगे तो सऊदी अरब और रूस वगैरह का अग्रणी स्थान इन दोनों देशों का आता था। लेकिन आगे के दौर में हुआ कुछ ऐसा कि अमेरिका में क्रांति हुई। क्रांति के दौर में आप देखेंगे तो प्रोडक्शन वहाँ का काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अमेरिका ने क्या किया, एक नई टेक्नोलॉजी के जरिए क्या किया, तेल का प्रोडक्शन करना शुरू किया। भंडार वगैरह अपने यहाँ खोजे और क्या किया, प्राइवेट कंपनियां वहाँ की तेल खोजना शुरू की। और उस दौर में ऐसा हुआ कि 2010 से 14 के बीच में क्या हुआ, उसके बाद में आप देखेंगे 14 के बाद से, चूंकि अमेरिका जो था वो ओपेक का सदस्य तो था नहीं, वो क्या किया, उसने अपना प्रोडक्शन इतना बढ़ा दिया कि जो ओपेक कंट्रीज़ की मोनोपोली थी वो कम होती चली गई, क्योंकि प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया और सप्लाई जो थी वो उतनी ही थी। इस सप्लाई जो थी वो बढ़ गई और डिमांड थी वो कम होने लगी। जब डिमांड जो थी वो कम हो गई तो सप्लाई की तुलना में जो थी डिमांड कम हो गई। इस वजह से रेट जो थे वो धीरे धीरे जो आप जान रहे हैं कि पहले के कितने 100 के ऊपर बैरल प्रति डॉलर बैरल हुआ करता था, $100 के ऊपर चलता था रेट। लेकिन अब वर्तमान में आप देखें धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। लेकिन इस लॉकडाउन के दौर में क्या हुआ कि और घटता चला गया। ओपेक कंट्रीज ने क्या किया, उसने भी अपना रेट घटाया, अपना प्रोडक्शन बढ़ाया। दोनों के बीच में कंपटीशन शुरू हुआ। एक तरफ था यूएसए, दूसरी तरफ था ओपेक। लेकिन दिसंबर 2016 में एक समझौता हुआ ओपेक का अन्य देशों के साथ में। करीब 10 अन्य देश होते हैं जिसका नाम बोला गया ओपेक प्लस, जिसमें आप देखेंगे मैक्सिको था। मैक्सिको के साथ में आप देखेंगे तो रूस भी शामिल हो गया। एक बात कही कि प्रोडक्शन हम लोग क्या करेंगे, अपना नॉर्मल में रखेंगे। लेकिन आगे चल करके इस दौर में जब लॉकडाउन की स्थिति बनती है, उस दौर में आप देखेंगे तो रूस ने क्या किया, अपना प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। दिसंबर अब देखेंगे मार्च के महीने में वियना में एक बात कही गई, एक सम्मेलन बुलाया गया कि आप लोग अपना प्रोडक्शन कम करें ताकि जो देश जो है वो अपने आप को सस्टेन कर सकें। क्योंकि इस दौर में जिनकी अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम से थी उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा होती चली जा रही है, जो पेट्रोल से अर्थव्यवस्था जिनकी चलती थी। तो अब इससे क्या हुआ, लेकिन रसिया ने उनकी बात मानी नहीं, उसने प्रोडक्शन अपना और बढ़ा दिया। मतलब जितना प्रोडक्शन कर रहा था उससे और ज़्यादा उसने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया। उद्देश्य ये था कि वो अमेरिका को टक्कर दे सके। अब अमेरिका, चूंकि उससे पहले अमेरिका ने 2010 से 14 के बीच में जो दौर था उसमें अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा रूस को और जो सऊदी अरबिया को, इनको क्या किया था, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ा था। मतलब इन दोनों के बीच में कह सकते हैं वर्सेज वाली स्थिति, बनाम वाली स्थिति दोनों के बीच में बनी हुई थी। तो वर्तमान में रसिया ने अपने प्राइस बढ़ा दिए। रसिया ने क्या क्या प्रोडक्शन बढ़ा दिया। रसिया का प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से हुआ यही कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के रेट इतने ज़्यादा घट गए कि मतलब आप देख रहे होंगे कि आप देखने मिलता है यूएसए में जो कच्चे तेल की कीमतों में निगेटिव में देखने को मिला है। तो खैर ये स्थिति बनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन इसका फायदा किसको हुआ, किसको नुकसान हुआ, तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे अगर जब देखेंगे तो सऊदी अरब को ले लीजिए आप, या फिर ले लीजिए रूस को। तो यहाँ की जो ऑयल कंपनियां हैं जो प्रोडक्शन वगैरह करती हैं वहाँ का, तो वो सब क्या है, सभी सरकारी कंपनियां हैं, नेशनलाइज्ड कंपनियां, वहाँ उनको सरकार देती है। लेकिन अमेरिका का कुछ उल्टा है। अमेरिका में सब प्राइवेट कंपनियां क्या करती हैं, वहाँ पर ऑयल ड्रिलिंग वगैरह करती प्राइवेट कंपनियां हैं। तो जब प्रोडक्शन जब बढ़ाने का उद्देश्य रूस का यही था कि हम प्रोडक्शन अपना पे बहुत ज़्यादा कर देंगे, तो जो यूएसए की जो प्रोडक्शन वाली कंपनियां हैं जो उत्पादन कर रही हैं उनको कुछ फ़ायदा मिल नहीं पाएगा। उनको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जब जितना प्रोडक्शन करे उतना वो लागत ना निकाल पाएँ तो वो क्या होंगी, वो सीधे क्या होंगी, धीरे कुछ दिनों में दिवालिया हो जाएंगे। ये स्थिति थी, ये मान के चल रहा था रूस। लेकिन इसका नुकसान जो था वो, क्योंकि रसिया में जो कंपनियां थी वो सरकारी थी, वो सरकार क्या कर सकती थी, उनको सीधे डायरेक्ट सपोर्ट दे सकती थी। वो मेन उद्देश्य रसिया का प्राइस बढ़ाने का यही था कि वो प्राइस बढ़ा देगा, जिससे इफेक्ट किस पे पड़ेगा, इफेक्ट पड़ जाएगा
अमेरिका पे। खैर आगे चल करके अभी 13 अप्रैल को एक समझौता हो जाता है इनके बीच में। उस समझौते में क्या किया जाता है कि रूस है, मतलब ओपेक प्लस कंट्रीज और यूएसए के बीच में, जिसमें रूस भी है, तो उनके बीच में यूएसए के बीच में एक समझौता करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। उसमें बताया जाता है कि रूस वगैरह ने भी क्या किया, अपना प्रोडक्शन डाउन करने की बात कही कि अपना प्रोडक्शन घटाएगा, जिससे क्या हो, इसीलिए आप देखेंगे 13 के कुछ दिनों बाद, 1-2 दिनों में ही जो $17-16 प्रति बैरल जो रेट चल रहा था वो तुरंत बढ़कर के $20-21-22 प्रति बैरल तक आ गया, क्योंकि प्रोडक्शन घटा दिया गया था, इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन इस दौर में आप देखेंगे जब देखेंगे प्रोडक्शन अगर जो घटाया गया, अगर नहीं घटाया जाता तो नुकसान किसका? उन छोटी छोटी कंट्रीज़ का होगा जिनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से पेट्रोलियम के ऊपर डिपेंड है। चाहे आप गल्फ की किसी भी छोटी कंट्री को ले लीजिए, या आप एशिया की आप देख रहे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, या फिर आप देख रहे हैं कैस्पियन सागर के आसपास के देशों को आप ले लीजिए, इन सब की स्थिति काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकती है। दक्षिण अमेरिका की कंट्रीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि वो भी तेल के उत्पादन पर ही डिपेंड करती हैं। लेकिन अब आगे इसके, ये तो मैंने आपको बातें बता दी कि ये स्थिति बनेगी, लेकिन वर्तमान में भारत की स्थिति क्या है, भारत को इसका कैसे फ़ायदा मिलेगा, आपकी जेब के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा कि सिर्फ ऐसे ही हम लोग से पढ़ते रहेंगे, उसको भी हम लोग देखते हैं। भारत के पास दरअसल आप देखेंगे ये दौर ऐसा है कि भारत को एक अच्छा मौका है कि वो क्या करे, प्रोडक्शन को अपना, मतलब कि जो तेल जो इतने सस्ते रेट हैं उसको ले करके अपने पास कहीं स्टोर कर ले। तो स्टोर कर लेगा तो क्या करेगा, वो अपने उसका फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में लॉकडाउन जब खुलेगा, या जो वैश्विक स्तर पर जो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, उसके बाद में जब ये लॉकडाउन खुलने के बाद में जब इसकी डिमांड जब बढ़ जाएगी तो रेट फिर अपने आप धीरे धीरे हाइक होना शुरू हो जाएंगे। इस टाइम पर जो तेल आयातित करने वाले देश हैं, भारत हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, जापान हो, इन सब देशों ने, चाहे वो साउथ कोरिया जैसे देश हो, इन सब देशों में आप देखेंगे इनको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, इस टाइम पे तेल को खरीद करके अपने पास स्टोर कर सकते हैं। लेकिन स्थिति भी यही है नहीं, हम आपको थोड़ा सा और इसमें बताते हैं। भारत के पास भंडारण क्षमता, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, जिसको बोला जाता है, आकस्मिक तौर पे हम जब क्या करते हैं, अपने पेट्रोलियम को भंडार को अपने पास रख लेते हैं। जो भारत के कुल भंडारण है वो 87 दिनों का है। अगर जो आकस्मिक स्थिति पर, युद्ध की स्थिति या ऐसी कुछ स्थिति बन जाती है कि पेट्रोल का हम गल्फ कंट्रीज़ के कहीं से भी अगर जो हम आयात नहीं कर पाते हैं, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, कितने दिनों तक हम रह सकते हैं, तो 87 दिन की अवधि है। उस पर अगर जब देखेंगे तो जो बैरल में अगर इसको काउंट किया जाए तो करीब 39 मिलियन बैरल जो भारत के पास भंडारण क्षमता है। वो भंडारण होता कहाँ है, विशाखापत्तनम है, मंगलौर है, पाडुर है, ये केरल वगैरह का क्षेत्र है। इन सब क्षेत्रों में क्या किया जाता है, पेट्रोलियम के भंडार वगैरह किए जा सकते हैं। लेकिन चूंकि भारत की क्षमता 39 मिलियन बैरल है, और चूंकि भारत में भी आप देखेंगे तो डिमांड जो है भारत में भी क्या हो गई, डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। भारत में भी डिमांड क्या कम है, इसलिए जो डिमांड कम हो गई है भारत में भी, तो डिमांड कम होने की वजह से जो स्टोरेज है उसको भी वहाँ से निकाल करके मार्केट में ला पाना भी संभव नहीं है, क्योंकि आप उसकी खपत नहीं तो आप उसको रखेंगे कहाँ पे, इसलिए भारत के पास क्षमता कम है। इसकी तुलना में अगर हम देखेंगे, अमेरिका के पास जो क्षमता है वो 730 मिलियन बैरल है, चीन के पास 550 मिलियन बैरल है, जापान के पास 528 मिलियन बैरल, इसी तरीके से देशों की क्षमता है। तो ये जो रेट है, इसका फ़ायदा भारत को कितना मिलेगा, या भारत में जो स्टोर करेगा इसका जो 39 मिलियन बैरल जो स्टोर, या और भी जो स्टोरेज वगैरह क्षमता को बढ़ा करके स्टोरेज करता है, इसका फ़ायदा किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, इसको भी हम आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हम आते हैं भारत में आम जनता के ऊपर पेट्रोल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला, आइए देखते हैं। सबसे पहले पेट्रोल जहां से कच्चे तेल का उत्पादन होता है उससे लेकर के किस किस कड़ी में क्या होता है, पेट्रोल किन किन कड़ियों से या कहेंगे किन किन टैक्सों से होकर के गुजरता है, अंत में कहां तक आकर हम लोगों की बाइक में, कार में आकर के पड़ता है, उसको भी हम देखते हैं। दरअसल कच्चे तेल के उत्पादन को लेकर के भी क्या है कि एक मानक तय किए गए, किसका तेल किसमें सल्फर ज़्यादा है, किसका कैसा है, एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, कहाँ का तेल अच्छा है, कहाँ से तेल लेना आसान काम है, ये समझ। जैसे आप देखेंगे भारत जो है वो सबसे ज़्यादा जो तेल लेता है वो गल्फ कंट्रीज़ वगैरह से लेता है, बाकी उत्तरी आप सागर के क्षेत्रों से मिलता है। क्योंकि आप देखेंगे, मान लीजिए आप किसी क्षेत्र में रहते हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात कीजिए, मान लीजिए आप सुबह सुबह पनीर लेने के लिए निकले, लेकिन आपको पता है कि पनीर की इस एरिया में एक ही शॉप है, और आप जाएंगे तो वो वहीं से ही आपको लेना पड़ेगा जो 5 किलोमीटर दूर है। तो आप उस एरिया से पनीर लेना पसंद करेंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक ही है, वहीं दूर, काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, और हमारी सुविधा के अनुसार वो नहीं। मान लीजिए आप टैक्सी से जाते हैं तो वहाँ पे टैक्सी नहीं चल रही है, कैसे जाएंगे वहाँ पर? तो उसको ले करके भी एक स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जो तेल
जमीन स्तर से निकलता है उसके पर्टिकुलर क्या होते हैं पॉइंट होते हैं कि वहीं वहीं पर क्या होगा कि रिफाइनरी होगी या जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन होगा, वहाँ से हम इसको लेकर के आ सकते हैं। जो जो कह सकते हैं जो स्थल में होते हैं उन पर। लेकिन जो तेल जो आप देखेंगे जिनका प्रोडक्शन किसी समुद्री क्षेत्र में होता है, वहाँ पे अपना ले जा करके आप सीधे वहाँ से ऑयल को उठाइए और उठा करके ले करके चले, आसान काम होता है। इस वजह से क्या होता है उनको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है, जो क्या करते हैं सीधे डायरेक्ट प्रोडक्शन करते हैं कहाँ से, समुद्री क्षेत्रों से। आप जान रहे हैं कि ओपेक के अलावा, ओपेक को अगर जो छोड़ दें, ओपेक तो करीब ओपेक प्लस 55% जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल का जो है डीलिंग वो करता है, लेकिन मार्केट को कवर करता है। लेकिन जो दूसरा आप संगठन देखेंगे या दूसरे तौर पे आप उत्पादन को दृष्टि से देखें तो दूसरा स्थान जो है वो आता है उत्तरी सागर का। उत्तरी सागर में ढेरों आप देखेंगे तो चाहे वो इंग्लैंड हो, इंग्लैंड के बाद चाहे फ्रांस हो, उनकी कंपनियां वगैरह क्या है या कहीं उनके क्षेत्र तेल खनन के वहाँ से होता है। तो हम बात अगर जो कच्चे तेल की कीमत है, मान लीजिए भारत की कीमत किसी भी, हम किसी कीमत पे नहीं जाएंगे कितना तेल चल रहा है क्योंकि वेरी करता रहता है, इसलिए मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। कितनी कीमत है, मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत ने ए रेट में खरीद लिया, फिर वो वहाँ से कहीं से खरीदा उसने, खरीदने के बाद में वो, अब आप जान रहे सब्जी, आप टमाटर आप मान लीजिए किसी मार्केट से खरीदने जाते हैं तो टमाटर जहाँ से आप खरीदते हैं तो क्या आपको वो घर के आने का पैसा किराया थोड़ा ना देता, किराया माल ढुलाई लगती है उसको लाने के लिए। तो सबसे पहले जो कीमत है, कीमतों में आप प्लस कर दीजिए माल ढुलाई जो लाने में लगा, वो जितने भी रुपए हो उसको मैं जिक्र यहाँ पे नहीं करूँगा। उसके बाद में अब जो माल ढुलाई लाने के बाद वो क्या होती है रिफाइनरी में जाती है, क्योंकि जान रहे पेट्रोलियम में कई सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं, ताकि उस अशुद्धियों को दूर करने के लिए उसको रिफाइन करने की जरूरत पड़ती है। उस रिफाइन करने के बाद ही आप उस पेट्रोल को यूज कर सकते हैं। उस रिफाइन के बाद की स्थिति यही बनती है, रिफाइनरी कंपनी क्या करती है उसको, वो रिफाइन करीब, अगर मैं बता दूं आपको मोटे मोटे शब्दों में, तो 6 रुपये कुछ पैसे जो लगते हैं वो रिफाइन करने में 1 लीटर पेट्रोल को लग जाते हैं। उसके बाद में वो जो कंपनी है वो डीलर तक पहुंचाएगी वो रेट में, तो वो पहुंचाने तक का वो पैसा उसमें रहता है। उसके बाद में आती है गवर्नमेंट की टैक्स की स्लैब, टैक्स की बात आएगी। खैर टैक्स में हम देखेंगे तो एक्साइज ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी के बाद में आप देखेंगे जो वो डीलर की कमीशन लगती है, जो बेच रहा है डीलर की कमीशन लगेगी। उसके बाद में वैट लगेगा, वैट जो है वो लगेगा, जितना भी परसेंट वैट अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेरी करता रहता है। दिल्ली में कुछ और है और यूपी में कुछ और है, महाराष्ट्र में कुछ और है। इसलिए आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में तेल ज़्यादा महंगा है, चेन्नई में महंगा है, यूपी में कुछ और सस्ता है, दिल्ली का कुछ और रेट है। ये तो वेरी करता रहता है, वैट के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा राज्य कितने परसेंट वैट लगाता है, उसी तरीके से वो क्या करता है मैनेज किया जा सकता है। तो वैट अलग अलग वेरी करता रहता है। अन्य राज्य भी क्या कर सकते हैं, अन्य तरह के आपातकालीन टैक्स भी इसके ऊपर लगाए जा सकते हैं। किसके ऊपर, तेल के ऊपर आपातकालीन टैक्स। अब इस दौर में आपको फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो सरकार के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपको फ़ायदा देगी कि नहीं देगी। क्योंकि ये जो यहाँ की जो कड़ी है, जहाँ से जो तेल की कीमतें जो घट रही हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमी आ रही है। मान लीजिए जो तेल $100 प्रति बैरल था वो 50 में आया, 50 में आ गया, 30 में आ गया, 20 में आ गया। और बाकी के जो टैक्स हैं, मान लीजिए माल ढुलाई में आपको उतना ही लगेगा, रिफाइनरी आपको उतनी लगेगी, कच्चे तेल की कीमतों में आपकी कमी मिल गई। फिर डीलर तक पहुंचाने का रेट वही रहेगा। एक्साइज ड्यूटी, बस यहीं पे खेल होता है, एक्साइज ड्यूटी का, डीलर की कमीशन का और वैट का। और इनमें क्या होता है, इन्हीं में क्या होता है खेल होता है। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के रेट कम होते चले जाते हैं, सरकार क्या करती है एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है उस पर क्या करती है कि अपना वो भी अपना वैट बढ़ा देती है और डीलर अपनी कमीशन भी अपनी तुच्छ बढ़ा देते हैं। तो उस दौर में क्या होता है कि रेट के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के रेट तो गिर जाते हैं, लेकिन उसका फायदा आम जनता को नहीं मिल पाता है। और आप जान रहे हैं कि सरकार की जो आय का मुख्य सोर्स में से एक पेट्रोल है, तो अब ये काफ़ी ज़्यादा अहम चीज़ हो जाती है कि जो मेन सोर्स पेट्रोल है उसकी कीमतें वर्तमान समय में, जब सरकार की आय के जब सभी स्रोत बंद है, उस दौर में जो आप देखेंगे तो तेल के रेट से, तेल से पैसा अर्निंग रेवेन्यू बनाने का एक अच्छा तरीका है कि ये सरकार क्या कर सकती है, इससे अपना रेवेन्यू बना सकती है। तो उसका फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस तुलना में कितना मिल पाएगा, जिस तरीके से रेट घट रहे हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो मैं आपको पूरा खाका है वो मैंने आपको बताया कि ये संदर्भ में आपको ये चीज़ें पता चलती हैं, रेट क्या होते हैं उन सब के बारे में। आपको कौन कौन सी मतलब रिफाइनरी की जाती है, रिफाइनरी के बाद में क्या होता है कि माल ढुलाई लगती, डीलर तक पहुंचाने में लग जाता है, डीलर के पहुंचाने के बाद में क्या करते हैं उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, वैट लगता है और डीलर अपनी कमीशन लेता है, फिर वो आपके गाड़ी में आता है, फिर आप चलाते हैं गाड़ी। तो ये तो इस सिचुएशन है ये। अब क्या इससे आप खुद बताइए कि अब मैंने जैसे शुरुआत में बताया था कि जो
ऐसी कंट्रीज जिनमें तेल का उत्पादन होता है उनकी अर्थव्यवस्था का पहिया तेल से चलता है। लेकिन क्या इसका फायदा आयातित देशों को मिलता है? तो जरूर मिलता है। सरकार की आय का जो मुख्य सोर्स आप देखेंगे तो यही है, क्योंकि पेट्रोल से आप देखेंगे तो क्या पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ हुआ? उत्पादन होता है किसी भी देश, मान सऊदी अरब हो गया, रूस से ले रहे हैं या फिर कहीं और से ले रहे हैं, उसका वहाँ से हुआ। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? भारत में आया। तो भारत में क्योंकि उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, जब डिमांड ज़्यादा है तो सीधी बात है कि तेल के रेट कम नहीं होंगे, सरकार उससे अपना रेवेन्यू बनाएगी। तो अर्थव्यवस्था का पहिया भारत में भी पेट्रोलियम टैक्सों की वजह से चलता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। यहीं पर अब वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके या काफ़ी डाटा आंकड़े जुटा करके वीडियो बनाया गया है। काफ़ी अच्छा वीडियो है, इसको आप देखें। अन्य समय में ऐसे ही मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आता रहूँगा, जिसमें मैं आपको वर्तमान स्थिति में जो भी टॉपिक चल रहे होंगे उनके बारे में आपको बताएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक बटन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।